हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंट व्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों बिग टारगेट की इस सीरीज़ को, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के 2 अप्रैल 2060 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसी को हम डिस्कस करेंगे, उसी को आज सॉल्व करेंगे, विद ट्रिक्स करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे होंगे, ऑफिशियल होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस ग्रुप पर, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी का 2 अप्रैल 2016 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको ओपन कर रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा? तो दोस्तों इस टाइप जो प्रश्न होते हैं जिसमें 2 वर्ष दिए होते हैं और जो साधारण ब्याज दिया रहता है और उसी में चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक होता है या ट्रिक होता है, या इसे हम बोल सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? इसमें लगता है SI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 CI माइनस SI, ये इसका फॉर्मूला होता है मूलधन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जब भी 2 वर्ष की बात करें। तो चलिए दोस्तों, SI हमारा क्या है? 1200 रुपये है। ठीक है, और CI कितना है हमारे पास? 1290। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें दिया है, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि P बराबर SI मतलब SI का स्क्वायर मतलब 1200 का स्क्वायर मतलब 1200 गुणित 1200 डिवाइडेड बाई 4 था। फिर CI और SI का अंतर था, तो दोनों का अंतर कितना है कि 1290 CI में और SI 1200 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो बस यहाँ पर काट लीजिएगा, जैसे आप ये 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, फिर इधर काटेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, तो इधर 40 बचेगा। ठीक है, 40, 4 को ये 40 से 4 से काटेंगे 40 को, तो 10 बार कटेगा। ठीक है, तो इधर अपने पास 10 आ गया, इसके गुणा में इधर ये 3 को काट देंगे, 3 से 12 को, तो 3 चौक 12, 400 आएगा। तो 400 गुणित 10 जब होगा तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा फार्मूला रखना है, P = SI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 CI माइनस SI। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वो ऑप्शन बी असम में है। असम में कहाँ पर है? डिगबोई में। ठीक है, असम के डिगबोई में स्थित है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, और आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स कौन थे? तो जो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन थे। ठीक है, तो पहले जो प्रारंभिक होमिनॉइड्स कौन थे? क्रोमैग्नन थे। ठीक है, और इसके जो अस्थिपंजर मिले थे वो कहाँ पर मिले थे? फ्रांस में मिले थे। और ये एक प्रकार के शिकारी थे और मछली पकड़ने में बहुत ही निपुण थे। ठीक है, मछलियों का मछलियाँ पकड़ते थे और शिकार ज़्यादा करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा चौथा प्रश्न है, यदि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि A बराबर 1 है, ABCD में A बराबर 1 होता है, इधर हम बात करेंगे O कितने नंबर पर आता है ABCD में? 15 पे। फिर A कितने पर? 1 पर। फिर R कितने पर आता है? 18 पर। तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 1 16, 16 और 18 कितने हो जाएंगे? 34। तो ये 34 दिया है, जैसा वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे OAR बराबर 34 दिया है, यहाँ पर OAR 34 हो जाएगा और R कितने पर आता है? 18 पर आता है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 52। ठीक है, जब इसको जोड़ देंगे तो 52 आएगा, 34 और 18 को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5वां। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगना 100 हो। ठीक है, ये 3 संख्याएं और इनका योग दिया है। ठीक है, तो कितना दिया है, योग का दुगना बोल रहा है। ठीक है, तो 3 संख्या कौन सा, 2, 3 और 5। 2 और 3 5 होता है, 5 और 5 10 होता है, 10x मान लिया और उनके योग का दुगना, मतलब इसके योग का दुगना कितना होगा, 100। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर 50। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हमें मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, जब 5 मिलेगा तो फिर आगे क्या बोल रहा है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो जब तीनों जो संख्या है हमारे पास, तो तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। तो 5 है, 5x है, तो 5 का x का मतलब जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणित 5, क्योंकि हमने x की वैल्यू 5 निकाली थी, तो 5 25। ठीक है, तो उसका वर्ग कितना होगा, तो 25 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 625। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 625। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते और आज का हमारा 6वां प्रश्न है। देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। कल भी इस प्रकार के हमने क्वेश्चन की बात की थी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो है यहाँ पर ये बोल रहा है उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व त्रिभुज। तो त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिन्हें पढ़ना पसंद है। ठीक है, ये पढ़ना पसंद है। ठीक है, और ये जो साइकिलिंग है, देखो यहाँ पर उसने पहला प्रश्न रखा है कि कितने लोगों को पढ़ना पसंद है। तो हम पढ़ने की बात करेंगे, मतलब कि इस त्रिभुज में कितने अंक है टोटल, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 43 है। ठीक है, उसके बाद 31 है, उसके बाद हम देखेंगे 12 है। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, फिर ये 44 भी है उसमें। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे 28 है, उसके बाद फिर 12 भी है। ठीक है, जब इन सभी को हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10, 10 8 18 और 2 20 की शून्य हाथ के 2, 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10, 10 4 14, 2 16 और 1 17। तो टोटल कितने हो गए, 170। ठीक है दोस्तों, तो कितने लोगों को पढ़ना पसंद है, पूरे सर्कल में हमने देख लिया, ऑप्शन ए। ठीक है, 170 लोगों को पढ़ना पसंद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। ठीक है, तो ट्रैकिंग किसको पसंद नहीं है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये देखो, पढ़ना पसंद है। ठीक है, त्रिभुज वालों को पढ़ना पसंद है। ठीक है, और यहाँ पर साइकिलिंग पसंद है, ये साइकिलिंग पसंद है, और ये ट्रैकिंग। तो यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं देखना अपने को। ठीक है, मतलब इस चौकोर में जितनी वैल्यू उन सबको नहीं देखना है। ठीक है, तो कितनों को देखना है, जिनको पढ़ना पसंद है और साइकिलिंग पसंद। तो ये साइकिलिंग और पढ़ना दोनों में कॉमन क्या है, तो 31। ठीक है, तो 31 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं। ठीक है, मतलब आप देखना है कि साइकिलिंग किसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो देखो साइकिलिंग अपना ये है, तो साइकिलिंग इसमें जो सर्कल में आ रहा है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो ट्रैकिंग और पढ़ने में दोनों में कॉमन क्या है, इधर ये 28। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 28। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 28। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया। देखिए, उस समय का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको हम देखते हैं जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, एंडोसल्फान एक हानिकारक कीटनाशक था जो उस समय केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर बहुत ही प्रचलित था या फिर बहुत सुर्खियों में था। ठीक है,
तो जो है ये लंबे समय से एंडोसल्फान के खिलाफ जो केरल के किसान हैं वो संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जिनेवा में हुए एक स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पर हुई बैठक में भारत ने एंडोसल्फान के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और परिणाम स्वरूप 44 की बजाय अब 22 फसलों पर ही इसका इस्तेमाल हो सकेगा, ठीक है। तो मतलब जो लंबे समय से वहाँ के किसान जो इसके खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, उसके विरोध में संघर्ष कर रहे थे, तो किसी वजह से मतलब जिनेवा में उस कन्वेंशन में किसी प्रकार से भारत को राहत मिली थी उसके निर्यात में, तो वो 44 की जगह अब 22 फसलों पर ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बहुत ही कीटनाशक ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा 10वां प्रश्न है। 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न जो हैं उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो पहले क्या दे रहा है, 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष ये पहले, ठीक है, P 6 वर्ष पहले एक P है, ठीक है, देख लेते हैं हम फिर से। एक तरफ P है और एक तरफ Q है, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले है, मतलब ये पहले का अपन ने सिंबल लगा दिया, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना था? 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात कर रही है, अपन ने एरो ऐसा लगा दिया 4 वर्ष बाद की, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 8:7, ठीक है। तो P की आयु ज्ञात करना, हमें क्या निकालना है? P की आयु निकालना है। P की आयु निकालना है मतलब कि देखो इसमें लॉजिक ये है कि इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 6 और 4 10, ठीक है। P की आयु निकालना है, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले की, हमें ये कंडीशन लेके चले या ये कंडीशन, अगर इस कंडीशन को लेके तो चलते तो हमें -4 करना पड़ता वर्तमान में आने के लिए, परंतु ये हम पिछले 6 वर्ष पहले की आयु को कंसिडर करेंगे, इसलिए हम प्लस उसमें 6 कर देंगे वर्तमान आयु में आने के लिए, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। P की लिए वैल्यू निकालना, मतलब इसलिए हमने 3 को लिया, ठीक है, 3 को लिया। अब उसके बाद इन दोनों नीचे वालों का अंतर कितना होगा? तो गुणित 1 हो जाएगा, जिसे हम लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। उसके डिवाइडेशन में हम क्या लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, उसके डिवाइडेशन में हम जो है ये लिखेंगे कि देखो इनका 3 गुणा करेंगे, तो 3 7 21 और इधर 8 दूनी 16, ठीक है। 21 में से जब 16 गई तो कितना बचेगा? 5। अब बस हमारे पास क्या वैल्यू है? 10 गुणित 30, ठीक है, 10 गुणित 3 मतलब 30/5, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो 2 गुणित 3 मतलब 2 3 6। जब हमारे पास 6 वैल्यू आई है, ठीक है, जब 6 वैल्यू आ गई है 6 वर्ष, ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? हमने 6 वर्ष पहले की निकाली थी, इसमें +6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो जो P की जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन बी 12 वर्ष होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, ठीक है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या, जब भी देखिए ये जब बदली हुई संख्या की बात करें तो जो फाइनल जो वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है, उसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों को उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला है 2 अंकों की वाली संख्या का योग 9 है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन ए उठाया, ठीक है, 45 है। दोनों संख्याओं के अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? जब अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है, मान लो कि मैंने अंकों के स्थान को बदल दिया, तो जब ये इनका जब अंतर आएगा तो कितना आएगा? तो -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। आगे देखेंगे हम, तो जब इसके दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे 72, ठीक है, तो 72 उठाया तो दोनों के अंकों का योग जो है 9 है बराबर। दोनों के अंकों को आपस में बदल देने पर कितना हो जाएगा? 12 में से 7 गए तो 5, ठीक है, 7 में से, ठीक है, इधर हम 3 गए तो इधर 5, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इधर जब हाथ का दिया था, इधर एक उधार दिया था 6 में से 2 गए तो 4 बचे थे हमारे पास, तो 45। दोनों का
संख्या कितनी कम हो गई, तो 45 हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोला, बदली हुई संख्या। ठीक है, तो बदली हुई संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, 27, क्योंकि हमने 72 बदला था, तो हमें क्या अंकों को बदला था। ठीक है, तो बदलने पर क्या मिली थी, 27। तो बस इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बदली हुई संख्या में जो फाइनल वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, ऑप्शन डी 27। दोस्तों उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा 12वां प्रश्न है, वही कथन निष्कर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो 100% सेटिस्फाई करे उसी को हमें निष्कर्ष को सही मानना है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपने को कथन जो भी दिया उसको 100% सही मानना पड़ता है, और हमें उसे डेली बेसिस पर कभी भी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, जो दिया है क्वेश्चन में बस उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। वो सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जाती। ठीक है, कथन क्या था, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा, जरूरी नहीं है। देखो ये तो फ्यूचर की बात हो गई कि हर कड़ी मेहनत करने वाला सफल रहा। ठीक है, तो जो हर कड़ी मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता, हर व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता वो ज़रूरी नहीं कि सफल हो। ठीक है, हो सकता है जैसे कुछ एग्ज़ाम में कोई बेचारा एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे, हर सफल व्यक्ति जो मेहनती है। ठीक है, तो जो सफल हो चुका है, ठीक है, उसके बाद की बात कर रहा है कि उसने मतलब मेहनत की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, क्योंकि हर सफल व्यक्ति जो वो मेहनती होता है। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला है वो सही है। तो ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो ही तर्क संगत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इस बारे में आपको बताया था कि हमें अप्रॉक्स वैल्यू माननी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखेंगे, हम अगर हम पहले ऑप्शन को लेंगे तो 3/8 है, इसको हम मान लेते ऊपर 30। ठीक है, इसी को लेकर के चलेंगे अपन। ठीक है, तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 3 24, फिर ठीक है इस टाइप से कुछ बनेगी वैल्यू। ठीक है, 8 3 24, फिर इधर बचेंगे 6 8 7 56, मतलब 3.7 के लगभग आएगी। ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू को लेंगे, जैसे 19 190 मान लेंगे उसको, और 73 जो कि है 70 के करीब। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, बचेंगे 5, मतलब 7 7 49। ठीक है, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, ये छोटा हो गया, ये कैसा हो गया, ये छोटा हो गया, और ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो अब ये वैल्यू को लेंगे हम। ठीक है, 29 47, तो हमको 29 47 को मान लिया 290 बटे ये 50 के लगभग है, इसलिए हम इसको 47 जो है 50 के लगभग है, इसलिए हम 50 मान लेते हैं, शून्य से शून्य काटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5.8। ठीक है, 5.8, और 5.8 भी बड़ा है। ठीक है, तो ये फिर बड़ा है, मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर दो तो देखो 3.8 सेकंड नंबर पे कहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, परंतु 19 छोटा है, तो 19 स्टार्टिंग में कहाँ आ रहा है, तो ये हमने देखा ये दोनों में ऑप्शन में आ रहा है, ये 3/8 भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 29.29/47 किस में आ रहा है उसके बाद। ठीक है, तो ये 5.8, उसके बाद जो अगली वैल्यू है 17। ठीक है, अगली वैल्यू कितनी है, 17 17/39। 17/39 मतलब 170 बटे हम 40 कर सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, फिर ये 4 दूनी 8 4 5, मतलब 4.25 आया, मतलब कि 17 बटे जो 39 है वो तीसरे अंक पर आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा, और ये 29/47 जो है चौथे नंबर पर, मतलब कि जो बढ़ता हुआ क्रम है वो कौन सा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इस द राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो गुर्दे की पथरी के लिए सर्वाधिक सामान्य यौगिक कौन सा है, ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट ही होता है जो गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है,
मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2000 से 8000 के लगभग मानव जीव में औसतन कलिकाएँ उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो जो सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जो मशहूर है तो वो भारत के, ऑप्शन ए, गुजरात में जो कच्छ का रण है, ठीक है, उसी को सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कच्छ के रण को ही सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, जो कि 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न होगा कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो एक जो नवजात शिशु होते हैं उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 350 हड्डियाँ होती है, ठीक है। और जो हड्डियाँ होती है वो संयोजी ऊतक होती है, ठीक है। संयोजी ऊतक होता है, हड्डियाँ जो होती है संयोजी ऊतक होती है, ठीक है। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। कौन सा ऊतक होता है? लिगामेंट ऊतक जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। और जो वयस्क जो मानव होता है उसके शरीर में 206 हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो है कान की हड्डी है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 52, 54, 55, 56, ये इस जो है क्वेश्चन, इसमें बहुलक हमें ज्ञात करना। और बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो जिस भी अंक की। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बाय ऑप्शन चलेंगे। पहले हम 53 को देखेंगे, ठीक है। 53 कितनी बार आ रहा है? तो 53 यहाँ पर 1 और 2 बार आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे 54, 54 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 55 देखेंगे तो 55 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 और 3, ये 55 जो है 3 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 52 देखेंगे तो 52 सिर्फ 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बारंबारता सबसे ज़्यादा है। बहुलक किसका है? तो 55, ऑप्शन सी 55, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। देखो दोस्तों, इसको 2 प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला टाइप होगा, ठीक है, पहला टाइप क्या होगा कि क्या बोल रहा है कि पहले भाग का आधा, ठीक है। तो मतलब पहला मतलब ए है, उसका आधा, और सब एक दूसरे के बराबर बोल रहा है, ठीक है, आपस में बराबर है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे का तिहाई भाग, ठीक है। तो बी का तिहाई भाग और सी का 1/6 भाग बोल रहे हैं, मतलब तीसरे का 1/6 भाग, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा ये? तो जब ये बी को मैं नीचे आऊँगा और ए को, ये इधर 2 को ऊपर ले जाऊँगा तो ए बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बी बराबर ये 3 दिख जाएगा, बी क्योंकि यहाँ नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से बी बराबर, इसको इधर में ले जाऊँगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 यहाँ पर आ जाएगा एक और फिर ये सी बराबर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 3, 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? ए बी सी, 2, 3, 3, 6, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो फिर हम इसको इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिया 6, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 3 तिया 9, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 6 18, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। ये इस टाइप से जो वैल्यू गई है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है कि तीनों को भागों में, समान भागों में, मतलब इनके अनुपात के भागों में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, 3, 6 के अनुपात में ये वैल्यू, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 3740। जब 3740 है, टोटल कितना था अपने पास? 2, 3 और 6, ठीक है। 2 और 3 5 और 6 11 है, ठीक है। तो भाई इसको काट लीजिए तो 11 तिया 33, बचेगा 4, तो 11 चौक 44, मतलब कितना हो गया हमारे पास? 340 वैल्यू आई। 340 जब वैल्यू आई तो उसको अनुपात में बांट दीजिएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी? 2, फिर उसकी बी की 3 और इसकी 6 थी, ठीक है। तो जब 340 जब अपने पास वैल्यू आई तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 680। तो बस शुरुआत में आप देख लो कि 680 किस ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन सी में 680 है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहीं पर हम दूसरे टाइप की जब बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये होगा कि देखो, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि उसने बोला है कि जो पहले का आधा भाग, मतलब कि ए बी सी, पहले का आधा भाग मतलब आधा, उस आधा है जब वो, उसी को हम देखेंगे तो ये जब इधर जाएगा तो
ए के सामने 2 हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट कर ले इसको 2, ठीक है। और दूसरे का तिहाई भाग, तो दूसरे का मतलब बी का तिहाई भाग और सी का मतलब छठवां भाग, ठीक है। तो ये बस अनुपात आ गया 2 और 3, 5 और 6 11 आ गया। 3740 था, उसको हम डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास वही 340 वैल्यू आई, फिर उसको बस गुणा कर दीजिए अनुपात में, तो 34 दूनी 680। फिर इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, मतलब इसमें हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वैल्यू को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 90 वैल्यू लेके आना है, ठीक है। तो 90 को जब ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो हम मान लो कि 37 का गुणा करेंगे, 27 का गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा 81। अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 81 में से 19 जाएगी, ठीक है। 81 में से जब 19 जाएगी तो कितना बचेगा 62, ठीक है। 62 में फिर हम डिवाइड करेंगे अगर 10 का, तो ये 6.2 हो जाएगा। ये तो ये वैल्यूज़ तो हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम इस वाले गुणा को देखेंगे, ठीक है। इस वाले जब गुणा को देखेंगे तो क्या करेंगे हम कि जो 27 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा 81, ठीक है। उसके बाद हम प्लस को देखेंगे, तो प्लस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। उसके बाद माइनस दिया है तो माइनस करेंगे तो 10। 81 और 19 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में से जब 10 जाएगी तो 90 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ये 90 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल के सामने, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है। वो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जो MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्रामर है, ठीक है। प्रोग्रामर है जो आंकड़ों को टेबलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेटिंग और शेयर, प्रिंट वगैरह करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया, ठीक है। तो जो है ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ बनाया गया था। ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में बनाया गया था 1911 में, किंग जॉर्ज पंचम और तथा मेरी क्वीन की यात्रा की याद में, ठीक है। और 1911 में जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए इस पेपर की, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और अगला प्रश्न है कि इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बोर्ड मास लगाइए। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ऑफ मतलब का तो है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा BOD मतलब बोर्ड मास, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन दिया तो डिवीजन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा करेंगे इसको, 0.5 है, ठीक है, गुणे 20 है, ठीक है। ये पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट से ये नीचे अगर मैं 10 लिखूँगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 5 10, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। 10 में इस 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। जब 60 वैल्यू आ गई हमारे पास, तो उसके बाद क्या दिया है, डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है। तो 60 वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.7 है, 0.7 पॉइंट को हटाकर मैं ऊपर ये लगा दूंगा, ठीक है। जब पॉइंट को हटाकर जब मैंने ऊपर 0 लगाया तो उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 8 56, ठीक है। बचेंगे यहाँ से 4, फिर 7 5 35 हो जाएगा, तो 85 देख लीजिए 85 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 बचेगा, तो फिर 4 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। तो फिर 7 5 35, तो 85.5 किस में दिख रहा है, ठीक है। तो 85 के लगभग अप्रॉक्स वैल्यू कहाँ पर दिख रही है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में 85 दिख रहा है। बाकी सब में पॉइंट 1 अंक के आगे है, फिर 3 अंक के आगे है, ठीक है। तो बस देख लीजिए हमारे पास सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 85.71, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है,
मेंटर को इस प्रकार से लिखा गया है तो प्रोफेसर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एम का उल्टा होता है यहाँ पर अपोजिट चल रहा है, ठीक है। एम के बाद एम का उल्टा कौन होता है, एन, फिर ई का उल्टा वी होता है, एन का उल्टा फिर एम, फिर जी, टी का उल्टा जी। इसी प्रकार से पी का उल्टा क्या होगा, के होगा, आर का उल्टा आई होगा, ठीक है। तो के आई किस में दिख रहा है, तो देखो के आई हमें शुरू में ही 2 अंक में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ओ का उल्टा एल होता है, एफ का उल्टा यू होता है। तो एल और यू किस में आ रहा है अगला अंक, तो देख लीजिए एल और यू, इसमें एल और जी आ गया और इसमें एल और यू है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है आप सबसे पहले आप वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखो पहले क्या दिया, नेगेटिव, नेगेटिव का अर्थ क्या दिया उसने, डिवाइड, ठीक है। उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया उसने, गुणा, ठीक है। उसके बाद उसने दिया गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस बता रहा है, ठीक है। ये प्लस कर देंगे, ठीक है। तो करेंगे इसको 4 नाम 36 हो जाएगा, फिर 9 सते 63, ठीक है। 63 जब हमें वैल्यू प्राप्त होगी तो उसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 71, 71 इसका सही आंसर, ऑप्शन बी, 71 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, आरआरबी जेई में 2019 में आरआरबी जेई में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, ठीक है। आरआरबी जेई में सीबीटी फर्स्ट में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, ठीक है। तो जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए, बाबर द्वारा की गई थी। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और जो है उसका जो पुत्र था वो कौन था, हुमायूं, ठीक है। बाबर ने ही सर्वप्रथम तोपों का यूज़ किया था, ठीक है। तोपों का यूज़ किसने किया था सर्वप्रथम, बाबर ने, ठीक है दोस्तों। बाबर ने ही सबसे पहले तोपों का यूज़ किया था। और जो मुगल साम्राज्य जो है उसके जो शासक रहे हैं तो उसकी एक ट्रिक है याद करने की सीक्वेंस को, उसकी एक ट्रिक है भाजसा, ठीक है। भाजसा, तो भाजसा मतलब कि पहले बाबर, ठीक है, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, भाजसा इसकी ट्रिक है मुगल शासकों के क्रम की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा 27वां प्रश्न है दोस्तों कि जिस प्रकार से सोल्जर जो है वो संबंधित है आर्मी से, ठीक है। तो सोल्जर जो है किससे संबंधित है, आर्मी से। तो म्यूजिशियन किससे संबंधित होगा, बैंड से होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बैंड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी बैंड, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न होगा कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था, ठीक है। तो जो सेंट्रिज्म होता है, देखो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा हेलियोसेंट्रिज्म के बारे में कि जो हेलियोसेंट्रिज्म है, हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है। हेलियोसेंट्रोट्रोपिज्म जो है वो एक प्रकार का खगोलीय मॉडल है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी और ग्रह सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ऐतिहासिक रूप से हेलियोट्रोपिज्म जो हेलियोसेंट्रोपिज्म होता है वो भूगर्भवाद के विरोध में था, जिसने पृथ्वी को केंद्र में रखा था, ठीक है। और इसकी जिसने इसको सपोर्ट किया था उसको नज़रबंद किया गया था, वो कौन है, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने ही हेलियोसेंट्रोपिज्म को सपोर्ट किया था। जैसे आप यहाँ याद रख सकते हो, हेली मतलब गैली, ठीक है, इधर से होना है हेली, इधर से गैली, ठीक है, दोनों रिलेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा। और जो गैलीलियो है वो कहाँ के, इटली के महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, इटली के महान वैज्ञानिक थे। और इन्होंने इन्होंने जो है टेलीस्कोप की खोज की थी। किसकी खोज की थी, टेलीस्कोप की, ठीक है, दूरदर्शी की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। और जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने ही की थी, ठीक है। गैलीलियो ने ही न्यूटन के पहले नियम की खोज की थी, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो और आज का हमारा अगला प्रश्न है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम जो है क्या है, एप्पल,
एप्पल जो है भारत का पहला जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, जिसे कोरू फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और एप्पल जो है भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था एरियान के माध्यम से, ठीक है, एरियान वाहन के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस संविधान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो जो 21 अनुच्छेद है उसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 21A में, ठीक है। और जो हमारा ये सूचना का अधिकार होता है, ठीक है, सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और इससे संबंधित एक RTI मतलब सूचना अधिकार का जो अधिनियम आया था वो कब आया था, RTI 2005 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि RTI कब से लागू हुआ है, तो 2005 से। और जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो जो है ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी जो है वो भारतीय है जिन्होंने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। और पहली जो भारतीय महिला थी, ठीक है, मदर टेरेसा, उन्हें शांति के लिए पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी, इन दोनों को संयुक्त रूप से ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 2014 का। और शांति का पुरस्कार एक पूछ लिया जाता है कि शांति का पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, ओस्लो में दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंगें कैसी होती। देखो ध्वनि तरंगें जो है प्रेशराइज्ड होती है, अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होती है, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है, ठीक है, यांत्रिक होती है, ठीक है, यांत्रिक एनर्जी होती है, एक प्रकार की ध्वनि तरंग जो होती है यांत्रिक होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय में क्या आ जाएगी, रेडियो वेव्स आ जाएगी, ठीक है, रेडियो वेव्स विद्युत चुंबकीय होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्या है, एक असत्य है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए फिर सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन आ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। कुछ फल सब्जियां हैं, यहाँ पर हम देखें कुछ, ठीक है, सर्कल से शो करें, कुछ फल सब्जियां हैं, ठीक है, सभी सब्जियां पौधे हैं, तो सभी सब्जियां पौधे हैं, ठीक है। आप क्या बोले, कुछ पौधे सब्जियां हैं, देखो कुछ पौधे सब्जियां हैं, ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाए तो कुछ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ठीक है। और जब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ सभी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, और अंदर से बाहर आएंगे तो सभी वाली कंडीशन सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर बोला है कुछ पौधे सब्जियां हैं, तो देखो कुछ पौधे हैं और ये अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए कुछ वाली कंडीशन पहली सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बोला कुछ फल पौधे हैं, देखो ये पौधा है और ये फल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे कि कुछ इससे कनेक्ट होके निकल रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं हाँ कुछ फल जो है पौधे हैं। तो दूसरा भी सही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों ही तर्क संगत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो जो लाइट बल्ब होता है उसका फिलामेंट कितना बना होता है, किससे बना होता है, तो ऑप्शन सी, टंगस्टन का बना होता है। और जो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका क्या होता है, गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ग्रुप डी और ALP में 2018 में RRB ALP और ग्रुप डी में क्या है, बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, और इसका गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि R019 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो 2 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम, 7 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 11 का नियम जो होता है पहाड़ है, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये इन सारी वैल्यू से
डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है, इनमें से किसी के से भी डिवाइड होगा कि नहीं, इससे हम पता कर सकते हैं। उसका भी एक ट्रिक होती है, उसकी वीडियो हम फ्यूचर में आपके लिए स्पेशल वीडियो में वो ट्रिक्स बताएंगे, उसके नियम बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि ये है R019, 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो मैंने 11 का आपको कल जो है नियम बताया था। क्या होता है कि जैसे 1 2 3 5 इस टाइप से वैल्यू दी, तो इसका एक एक अंक छोड़ करके काउंट करते जाओ, इसको प्लस करते जाओ, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। इधर फिर इसको अंक जोड़ते जाओ, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। तो दोनों का अंक का जो, ठीक है, दोनों का अंक का जो वो आना चाहिए सब्सट्रैक्शन, मतलब कि जो अंतर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तभी वो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर R दिया है 0 1 और 9, ठीक है। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 में R जोड़ेंगे, मतलब कि R की जगह मैं क्या वैल्यू रखूँ कि दोनों को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, या तो 0 या फिर 11, ठीक है। तो यहाँ मैं R की जगह यहाँ पर ऑप्शन में से देखूंगा तो 8 को अगर रख दूंगा, ठीक है, 8 को रखूंगा और 8 और 1 9 हो जाएंगे, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 0। तो 0 मतलब ये क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी 8 जो है इसका सही आंसर होगा। आप चाहे तो इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हो। देखें 8 R की जगह मैंने 8 रख दिया, 0 1 9, इसको मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो देखो 11 7 77, बचेंगे यहाँ से 3, ठीक है। फिर 11 दूनी 22, बचेंगे यहाँ से 9, तो 11 9 99, पूरी से पूरा इसको कर दिया, ठीक है। और जो 729 जो होता है वो 9 का क्या होता है क्यूब होता है, या फिर 27 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभों, ठीक है। मान लिया कि एक 15 मीटर का खंभा है और एक ये बड़ा है 20 मीटर का खंभा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये अगर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगी, ठीक है। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों की बीच की दूरी, तो सबसे ऊपरी यहाँ से यहाँ तक के इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर से ये 15 का है और ये है 20 का, तो ये ऊपर कितनी बची है 20 में से 15 के, तो कितना बचेगा 5, ठीक है। जब ये 5 है तो ट्रिपलेट बनता है, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है 12 5 और एक 13 का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13, ठीक है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें मान लो कि ये निकालना था, ठीक है। तो इधर हमारे पास 5 थी वैल्यू, इधर 12 थी, इसको निकालना है। ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हम कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आधार का स्क्वायर मतलब ये 12, ठीक है, ये आधार मान लिया, ये लंब मान लिया, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, और ये है लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को जो जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट, तो 116 किसका वर्ग होता है, तो 13 का होता है, ध्यान रखिएगा 13 का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 13, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 2018 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना ने ही 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था, ठीक है। और जो है चीन की जो है जो मुद्रा है वो क्या है, तो चीन की मुद्रा क्या है युआन, ठीक है। और वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है बीजिंग, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग है, ठीक है। दोस्तों याद रख लिया, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 38वां प्रश्न है, वो एकमात्र अधातु, ठीक है, कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो एक तो धातु होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, और एक होती है अधातु, ठीक है। तो देखो जब भी वो अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, और जब भी धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा वहाँ पर पारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी ब्रोमीन। देखो अधातु में 3 अंक है, इसलिए हम क्या बात करेंगे 3 अंक वाला, तो ब्रोमीन, ठीक है। और धातु में 2 अंक होते हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 अंकों की बात करेंगे पारा, ठीक है। ये लॉजिक एक ट्रिक है, इसको याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये फिर क्वेश्चन है अच्छा रीजनिंग का,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है इसमें। देखिए दोस्तों, हमें अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 2 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक मंजिल पर 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट है। ठीक है, एक मंजिल है, मान लो कि एक मंजिल है ये। ठीक है, इस पर 2 पंक्तियों में आमने सामने है। ठीक है, तो जो ये इधर है वो उसका मुंह नीचे होगा और इधर जो है उसका मुंह ऊपर होगा। ठीक है, तो ये है उत्तर दिशा, ये हमने दक्षिण दिशा नीचे मान ली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, इनमें 3 उत्तर दिशा की ओर है और 3 अन्य दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, ये ठीक है। ये फ्लैट अरुण और विश्वजीत, ये इस टाइप के नाम दिए हैं। ठीक है, 6 लोग बताए इसलिए 6 नाम दिए। ठीक है, विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है। ठीक है, तो विश्वजीत को हमने उत्तर का फ्लैट मिला, मतलब ये उत्तर साइड का मिला। मान लो कि यहाँ पर हमारा विश्वजीत बैठा है। ठीक है, और डेरेक के बगल में नहीं है। ठीक है, मतलब डेरेक को भी उत्तर का मिला है। ठीक है, परंतु वो बगल में नहीं है, मतलब डेरेक यहाँ पर नहीं है तो फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, डेरेक के बगल में नहीं है। ठीक है, तो डेरेक के बगल में ये कोई और होगा। ठीक है, यहाँ पर डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिले। अगर डेरेक यहाँ पर है तो फातिमा उसका विपरीत तिरछा कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, मतलब ये दक्षिण में होगी। ठीक है, उत्तर की ओर मूव करते हुए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, चित्रा फातिमा के बगल में है। चित्रा जो है फातिमा, मतलब कि चित्रा फातिमा के बगल में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि चित्रा यहाँ बैठी है फातिमा के बगल में। ठीक है, और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। हाँ ठीक है, चित्रा को दक्षिण की ओर का फ्लैट मिला है। ठीक है, इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मतलब उत्तर में कौन है, एक ये बंदा बचा इवान। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये फातिमा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से एक बंदा कौन बचा हुआ है, ये 3 है, ये भी 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अरुण बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया अरुण है। ठीक है, तो मतलब हम याद रखेंगे VED। ठीक है, इवान को हमने ई से शो कर रखा है। ठीक है, VED और ये FCA। ठीक है, ऐसा हम याद रखेंगे, VED FCA। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया था, VED और FCA। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, वास्तव में निम्नलिखित जोड़े में से कौन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो देखो विश्वजीत और फातिमा है, यहाँ पर दिया है क्या, विश्वजीत और फातिमा। विश्वजीत का तो नाम ही नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इवान और चित्रा है। इवान और चित्रा कहीं पर दिख रहा है तो ऑप्शन सी, इवान और चित्रा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है। देखिए फिर वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर हमने लिख दिया उसको VED FCA। ठीक है, इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं। तो दक्षिण वाले फ्लैट मतलब कि ये नीचे। ठीक है, तो फातिमा, चित्रा और अरुण। फातिमा, चित्रा और अरुण कौन दिख रहा है, तो फातिमा, चित्रा और अरुण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब कि पहला ए आंसर इसका सही होगा। आगे फिर बढ़ते हैं, तो फिर वही क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन। फिर हम लिखेंगे VED और ये क्या हो जाएगा FCA। ठीक है, डेरेक और फातिमा, डेरेक और फातिमा। ठीक है, डेरेक और फातिमा एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के विपरीत तिरछे है। ठीक है, तिरछे विपरीत तो अरुण और विश्वजीत। तो अरुण और विश्वजीत मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अरुण और विश्वजीत। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एनेलिडा जो है वो मुकुलन द्वारा बडिंग नहीं करता। एनेलिडा जो है वो खुद अपने आप में एक संघ होता है। ठीक है, तो एनेलिडा इज द राइट आंसर विच इज नॉट बडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, और आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्लादिमीर जो ग्रेट थे। ठीक है, उन्होंने ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, C12 H22 O11 को किसके रूप में जाना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है चीनी। C12 H22 O11 को चीनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है
किंतु तिरछी मार कर सकती है। ठीक है, तिरछी मार करती है तो ऑप्शन डी। प्यादा जो है वो शतरंज की एक ऐसी गोट होती है जो सीधे चलती है परंतु कैसी मार करती है, तिरछी मार करती है। ठीक है, शतरंज का जो खेल होता है उसमें आपस में दो लोग, ठीक है, दो लोग ही इसमें क्या कर सकते हैं, विरोधी बन सकते हैं। ठीक है, इसमें 64 खाने होते हैं। ठीक है, और टोटल 32 गोटे होती है। ठीक है, कितनी गोटी होती है, 32 गोटी होती है। और जो शतरंज का खेल होता है उसका चातुरंगा खेल भी कहा जाता है, जिसका शतरंज का जो खेल है भारत में 4वीं शताब्दी में खोजा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूटिंग। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, जो फेचिंग होता है वो क्या होता है, किसी भी डाटा को फेच करना। ठीक है, मतलब ढूंढना। ठीक है, प्रोसेसिंग जो होती है कि डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है, चलाना। और मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक साथ एक ही टाइम पर अदर कई एप्लीकेशंस को चलाना या क्या करना, प्रोसेस करना। ठीक है, कई फंक्शंस को एक्टिव करके ओपन करना, चलाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, तो ये है जो डॉग मतलब कुत्ता कहाँ पर रहता है, केनल, मतलब कुत्ता घर जो होता है उसको केनल बोलते हैं। उसी प्रकार जो बी होती है मतलब कि मधुमक्खी, ठीक है, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होती है। तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में। तो छत्ता मतलब क्या होता है, हाइव। ऑप्शन है हाइव। हाइव को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी, डेनिस टिटो जो है वो 20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के थे। और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी वो क्या है, नासा। ठीक है, और अमेरिका की जो नासा एजेंसी है, ठीक है, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है, डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर या US डॉलर बोल दो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा इस पार्ट का जो है अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न, कि एक मैच को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह ₹7 अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मैच का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य मतलब CP ज्ञात करना है और ये इधर SP। ठीक है, इसमें सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों सभी को आपको, कि इसमें एक दूसरे के इक्वल में रखिएगा। ठीक है, इक्वल में किस प्रकार से रखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक मैच को 10% लाभ पर बेचा गया मतलब कि मैंने SP, ठीक है, बेच दिया मतलब SP कर दिया, मतलब उसको सेलिंग कर दिया। ठीक है, तो पहले मैं 100 में खरीदा उसको, 10% लाभ मतलब 110 में बेच रहा हूँ। ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य मतलब कि पहले मैं 100 में खरीद रहा था तो आप कितने में खरीद रहा हूँ उसको, 95, 5% कम मतलब 95 में खरीद रहा हूँ। ठीक है, 95%। ठीक है, तो यह ₹7 अधिक में बिकता मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, ₹7 दिया है। ठीक है, तथा 20% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर हो रहा है मतलब कि 120 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 120। ठीक है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा 20 6 120, 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा मैं इसमें करूँगा 95 में, और 5 का इधर गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, हाथ के 3 6 नाम 54 और 3 57, 570% बराबर। इधर ये 5 का गुणा करूँ तो 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, 550% प्लस 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख देते हैं एकदम क्लियरली कि CP बराबर SP था। ठीक है, इधर था 570% आया था हमारा, इधर 555 था और प्लस 35 था। ठीक है, जब इस प्रतिशत को इधर ले जाएंगे तो ये बराबर के इधर ले के जाएंगे तो ये घड़ी आएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 20% मतलब 20/100। ठीक है, प्रतिशत को जब हटाएंगे चिन्ह को तो बटे में 100 लिखेंगे, बराबर 35 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 5 100, 5 का इधर गुणा करेंगे तो 55 25, 5 का 35 में गुणा करेंगे 55 25, हाथ के 15 2 17, 175। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 175, ऑप्शन ए, 175 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन होकर के इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।